गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइस, अब हम करेंगे 10th क्लास की साइंस को स्टडी करेंगे हम। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास का साइंस का जो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसको पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम सारा का सारा चैप्टर बहुत शॉर्ट वे में, बहुत एक छोटे से वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे इस छोटे से वीडियो के अंदर, छोटे से टॉपिक के अंदर सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपको जो पहले चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन मिलना है साइंस के अंदर, वो इसमें से 100% मिल जाएगा। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो पहला चैप्टर है हमारा साइंस का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। बच्चों सबसे पहले जो इसके अंदर हमें स्टडी करनी होती है, हमें पढ़नी होती है सबसे पहले इसके अंदर रिएक्शंस पढ़नी होती है, टाइप ऑफ रिएक्शंस। और मेनली बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर भी इनके डेफिनेशन से ज़्यादा इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि डेफिनेशंस बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल वे में ही बताऊंगा मैं आपको, और इनके एग्जाम्पल्स क्या है, और एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मल्टीपल वे में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, उसके क्या क्या क्वेश्चन जनरेट होता है, वो मैं आपको सारी बताऊंगा इसके अंदर। जैसे कि बच्चों आप देखें कि पहला हमारा जो रिएक्शन है टाइप ऑफ रिएक्शन में, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? कॉम्बिनेशन मतलब जिसके अंदर टू और मोर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे एक रिएक्टेंट ये हुआ, एक रिएक्टेंट ये हुआ, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया C+O2 CO2। इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन, मतलब जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लें। और एक एग्जांपल और देखें इसका, जैसे कि हमारा एग्जांपल है बच्चों Cu कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, और ये बना लिया इसने CuO कॉपर ऑक्साइड। तो ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों। आप याद कर लेंगे C+O2 CO2 या फिर Cu+O2 CuO। इसके अंदर एक चीज और ध्यान दें बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो कॉपर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। जब ब्राउन कलर का कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो प्रोडक्ट बनता है कॉपर ऑक्साइड। और जो कॉपर ऑक्साइड होता है बच्चों, वो ब्लैक कलर का होता है। ये पूछ लेते हैं कि जब ब्राउन कलर का कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, उसका कलर कैसा होता है? तो Cu+O2 CuO बनता है, और CuO का कलर क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसका एग्जांपल। उसके बाद बच्चों जो डीकंपोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, डीकंपोज माने ब्रेक हो जाना, टूट जाना। तो ये कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते हैं और डीकंपोजिशन में ब्रेक होता है, टूटता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। ये लिखा हुआ है शॉर्ट में थोड़ा सा कि सिंगल रिएक्टेंट हमारा ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना ले, उसे बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो तीन तरह की होती हैं। एक तो TDR मतलब थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल माने होता है हीट, इसका मतलब इसमें हीट दी जाती है। एक होती है बच्चों PDR, PDR मतलब P का मतलब फोटोकेमिकल, फोटो माने होता है लाइट, सनलाइट, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और एक होती है EDR, EDR का मतलब इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये तो आपको डेफिनेशन याद हो ही गई है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। लेकिन थर्मल डीकंपोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा टू और मोर प्रोडक्ट्स में इन प्रेजेंस ऑफ थर्मल, थर्मल माने इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों थर्मल डीकंपोजिशन का? थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसको हमने हीट दी, गर्म करा, और वो ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में। एक ऑक्सीजन इसका Ca को मिल गया, CaO बन गया, और यहां पर क्या बचा? यहां CO2 बचा। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है बच्चों। उसके बाद सेकंड है बच्चों हमारी फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन में क्या होगा? पी का मतलब फोटो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। जैसे बच्चों हमारा AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो गया Ag+Br2 में, या AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाए Ag+Cl2 में, तो वो भी फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन है। फोटोकेमिकल जो डीकंपोजिशन है बच्चों, इसकी एक एप्लीकेशन है। ये रिएक्शन हमारी फोटोग्राफी के अंदर यूज होती है। तीसरी है बच्चों हमारी इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में
कोई मॉलिक्यूल, कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए टू और मोर प्रोडक्ट्स में। जैसे आपका H2O ब्रेक हो गया इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, H2 अलग हो गया और ऑक्सीजन O2 अलग हो गया, तो ये हमारा है इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। हालांकि ये बैलेंस नहीं है बच्चों। तो आपको क्लियर हो गया होगा, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन में लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, थर्मल डीकंपोजिशन में हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, और इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ। इसके एग्जांपल्स जरूर याद करने हैं आपको। और जो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन है वो फोटोग्राफी में यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बच्चों जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह पर खुद आ जाए, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि बच्चों आप देखें, Fe ने Fe प्लस CuSO4, और Fe ने क्या करा, Cu को रिप्लेस कर दिया और Cu की जगह पर Fe आ गया, और Cu जो ये था बच्चों वो अलग हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, Fe प्लस CuSO4, FeSO4, ये Fe और SO4 दोनों कंबाइन हो गया, FeSO4 बन गया, और Cu अलग निकल गया, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, कि अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में डालें तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वाई? तो इसका आंसर ये है बच्चों, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। अगर हम कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है उसमें आयरन की नेल लोहे की कील डाल दें तो उसका कलर ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई बच्चों, इसलिए कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। तो जैसी Cu की जगह पर Fe आया, ये FeSO4 बन गया, और FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स, देयरफॉर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है बच्चों, आपसे पूछ सकते हैं कि किसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या फिर किसके अंदर नहीं होगी। तो आप एक बात ध्यान रखें कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जैसे क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया कि कॉपर के कॉइन को डाला आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या होगा, कलर चेंज होगा या कुछ नहीं होगा? तो इसमें कुछ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसने डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर यहां पर कॉपर होगा और यहां पर आयरन सल्फेट होगा तो कॉपर इस आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन सल्फेट से। और ये कैसे पता लगेगा बच्चों कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? उसके लिए हमारी तो थर्ड चैप्टर है जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर है, उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज है। उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का बहुत सिंपल सी ट्रिक है। वो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहां पर साइड में बनाई हुई है। के से काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये यहां पर अगर आप देखें तो ये यहां से चलेगा बच्चों ये यहां से चलेगा हमारा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये बच्चों पता चल जाता है, जैसे जिसमें जो सबसे ऊपर वाले होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो ऊपर वाला है वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला कम रिएक्टिव है। तो पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर, तो जो हमारा आयरन ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना, एक छोटा सा वर्ड याद रख लेना डेफिनेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाए उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है बच्चों हमारा BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस में Na2SO4, तो यहां पर Ba और SO4 मिल गए, BaSO4, और Na और Cl मिल गए, NaCl बन गया। तो ये हमारी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, परस्पर बदल जाते हैं, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। यही रिएक्शन बच्चों प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल है। अगर मैं बोलूं प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच देर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसका सेम एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन, दोनों सेम चीजें होती हैं। प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो अनडिजॉल्व सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चों दोनों एक ही एग्जाम्पल होते हैं, दोनों के याद रख लें आप। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी एंडोथर्मिक। एंडो माने हीट एब्जॉर्ब होना, और थर्मिक माने अभी बताया था मैंने, थर्मिक माने होता है हीट, एंडो माने एब्जॉर्ब, अंदर आना, एंडो माने अंदर आना, इंडोर आना, एब्जॉर्ब होना। तो जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती हो बच्चों, वही हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इसका वही एग्जाम्पल है, वही जो TDR थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था, जिसमें अपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, हीट ली थी, क्योंकि इसको हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हमारा एक ऑक्सीजन इसके पास आ गया था, CaO बना था, प्लस में CO2 बचा था। तो यही हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एक रिएक्टेंट हीट की प्रेजेंस में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता था, या फिर जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। दोनों का एग्जाम्पल सेम है बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम एक्सोथर्मिक। एक्सो माने क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट माने बाहर निकलना, थर्मिक माने हीट, जिसके अंदर हीट एनर्जी क्या होती हो? एग्जिट होती हो, बाहर निकलती हो, रिलीज होती हो, उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल बच्चों मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ा सा आगे चल के। एक चीज मैंने यहां पे बता दूं काम की जो बात है, एंडो का एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन का और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों का एग्जांपल सेम था, और डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन दोनों का एग्जांपल सेम था। ठीक है बच्चों, अब बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम याद रख रहे हैं, एक क्वेश्चन हमारा जनरेट होता है यहां से, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जो होता है वो व्हाइट वॉश का फॉर्मूला होता है। जो व्हाइट वॉश होती है, जो सफेदी होती है दीवारों पर की जाती है, उसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, व्हाइट वॉश का फॉर्मूला। अब होता है क्या है बच्चों, जो सफेदी जो व्हाइट वॉश है वो बाजार से लाई जाती है, अगर उसको हम व्हेन व्हाइट वॉश इज एडेड टू वाटर, जब उसको वाटर में डाल देते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है। तो रिएक्शन हो गई, क्योंकि उसमें गर्मी बाहर निकल रही है, वो एक्सोथर्मिक हो गई। और रिएक्शन क्या होगी हमारी? अगर रिएक्शन देखें तो हमारी जो व्हाइट वॉश का फॉर्मूला मैंने बताया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस में H2O, वाटर में डाल दिया उसको, तो बच्चों हुआ क्या? अब देखें यहां पर एक C अलग निकल गया। अब यहां पर ऑक्सीजन दो, एक और एक, दो ऑक्सीजन और दो ही हाइड्रोजन, तो इसका मतलब बन गया CaOH का होल ट्वाइस, स्लेग्ड लाइम बन गया बच्चों। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाइट वॉश का फॉर्मूला बताओ, तो व्हाइट वॉश का फॉर्मूला आप बता देंगे CaO। फिर पूछते हैं व्हाइट वॉश को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, तो CaO प्लस H2O क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, स्लेग्ड लाइम बन जाएगा। अच्छा, यही एग्जाम्पल बच्चों हमारा एक्सोथर्मिक का भी है। CaO प्लस H2O क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस। यानी जब व्हाइट वॉश को वाटर में डाला जाता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, और वही व्हाइट वॉश को एग्जाम्पल है, वही हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो व्हाइट वॉश को हमने पानी में डाला तो ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद बच्चों जब दीवार पर व्हाइट वॉश कर दी जाती है तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाइट वॉश करने के बाद थोड़ी देर बाद उसको हवा में रखा, उसमें एयर चली, तो उसने क्या रिएक्शन करी? वो सफेदी ज्यादा हो गई, वो मिल्कीनेस आ जाती है उसके ऊपर, दीवार के ऊपर मिल्कीनेस अपीयर होती है। क्यों अपीयर होती है? इसलिए अपीयर होती है बच्चों, क्योंकि जो हमारा स्लेक्ड लाइम बना था व्हाइट वॉश को पानी में डालने के बाद, तो हमारा CaOH का ट्वाइस बन गया, स्लेक्ड लाइम बन गया, जिसको हमने दीवार पर कर दिया। अब दीवार पर करने के बाद उसको जब कैप्टन एयर, जब उसको एयर में रखा, तो एयर में क्या मिली? उसे CO2 मिली। तो CO2 मिलने से क्या बन गया बच्चों? यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये कैल्शियम, ये कार्बन, ये दो ऑक्सीजन और इसका एक ऑक्सीजन ले लिया इसने, ये बन गया CaCO3, और प्लस में H2 और निकल जाता है। तो ये जो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये मिल्कीनेस देता है, इससे मिल्कीनेस आती है, मतलब कि वाइटनेस आती है, दीवार और ज़्यादा सफ़ेद नज़र आती है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि जो वाइट वॉश है वो एयर में मिल्कीनेस क्यों आ जाती है, वो और ज़्यादा सफ़ेद क्यों हो जाती है? क्योंकि CO2, एयर की CO2 के साथ रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जनरेट होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा है
ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। आपको पता हो तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड की जाती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव की जाती है, और रिडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है या फिर ऑक्सीजन रिमूव की जाती है। तो एक याद कर लें, ऑक्सीडेशन जो ऑक्स से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, और ऑक्सीजन ऐड होगी तो हाइड्रोजन रिमूव होगी। रिडक्शन में उल्टा होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड होगी या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगी। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बच्चों एग्जाम में। आपको कोई इक्वेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आप एक चेक कर लें, जैसे हमारा ये है CuO प्लस H2O, Cu प्लस H2O। आप ये देख लें कि ऑक्सीजन किस में ऐड हो रही है। बस एक चीज देख लें, ये हमेशा ध्यान रखना, रिएक्टेंट वाले में से ही पता करना होता है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे आपने देखा यहां पर H2 है, ये इसको ऑक्सीजन मिली, और ये क्या बन गया यहां पर, ये बन गया H2O। मतलब ऑक्सीजन किसको मिली, आपने देखा ऑक्सीजन मिली H2 को, और ये बन गया H2O। और जिसको ऑक्सीजन मिली, अभी बताया, जिसको ऑक्सीजन मिली वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो ये H2 तो क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडाइज हो गया। और बहुत सिंपल है, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा वाला क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, दूसरा वाला रिड्यूस हो रहा है। आप दोबारा देखें, यहां से जो ऑक्सीजन ऐड होती है वो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव होती है तो भी ऑक्सीडेशन। तो मैंने ये देख लिया कि ऑक्सीजन किस में ऐड हो रही है, इसमें ऐड हो रही है, क्योंकि यहां पर H2 है और यहां पर क्या बन रहा है H2O, तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, अगर ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है। अगर ये रिड्यूस हो रहा होता तो ये ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो रहा होता। इस तरीके से हम पहचान कर लेते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद एक छोटी सी बात और है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, वो आपको बहुत सिंपल वे में आती होगी। बैलेंसिंग के लिए क्या देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स वाले साइड नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाले साइड के इक्वल होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। जैसे यहां पर आप देखें तो ये BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस, ये बन रहा है BaSO4 प्लस AlCl3। तो होगा क्या बच्चों, यहां पर आप देखेंगे यहां पर Ba कितने हैं, 1 है, तो यहां भी Ba 1 है, बिल्कुल ठीक है। फिर यहां पर देखा आपने, यहां पे Cl2 है, यहां पर Cl कितने हैं, 3। तो यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। इनको बराबर करने के लिए आपने क्या करा, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएंगे, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 हो जाएंगे। तो आपने देखा कि यहां पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गए, और यहां पर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गए। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो एल्युमिनियम कितने हैं, यहां पर 2 हैं, और यहां पर एल्युमिनियम 1 है, तो मैंने क्या करा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 2 आ गया। उसके बाद मैंने क्या देखा बच्चों, सल्फर, सल्फर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन देखे बच्चों, ऑक्सीजन देखने के लिए क्या करा मैंने, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 थी, 12 4 3 12 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4 है ओनली, तो यहाँ पर हमने देखा 3 4 12, वो अपने आप बैलेंस हो चुके हैं। कभी भी जब बैलेंसिंग करते हैं बच्चों तो एक बार और देखते हैं बैलेंसिंग करने के बाद कि सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हुए या नहीं हुए। तो ये हम देखें कि दोबारा देखें, 3Ba 3 और यहाँ भी 3Ba, सल्फर 3, यहाँ भी सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन 3 4 12, और बच्चों एल्युमिनियम 2, Al2 है क्योंकि, और यहाँ भी एल्युमिनियम 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों ये बैलेंस हो गई। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों आपका कवर हो गया, पूरा चैप्टर इससे कवर हो गया आपका। 10-15 मिनट के वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, और ये सारे एग्जाम्पल्स बार बार लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, और जो जो क्वेश्चंस मैंने बीच में बताए हैं इन सारी चीज़ों को नोट करें और क्वेश्चंस करने की ट्राई करें। 100% आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। इस तरह के वीडियो मैं आपके भी बनाऊंगा और सारी चीज़ों के, आप उनको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।